हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मैडिक। तो आज हम लोग देखेंगे, आज का हमारा कमीशन है, जो आयोग है वो है यूपीएससी। तो यूपीएससी किसके अंतर्गत आता है? ये आता है कॉन्स्टिट्यूशन के 315 के आर्टिकल में। इसलिए ये क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यूपीएससी किसके अंतर्गत आता है? ये आता है 315 में। और इसीलिए क्या है, ये संविधान में इसका जिक्र है, इसलिए क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है कॉर्नवालिस को। क्या हुआ था, हिस्ट्री अगर देखें तो 1793 में कॉर्नवालिस कोड आया था, जिसके तहत कॉवेंटेड और नॉन कॉवेंटेड में बांटा गया था, जिसमें कलेक्टर को जस्टिस और रेवेन्यू का दोनों का अधिकार था। ठीक है, जस्टिस और जो हमारा न्यायिक है और जो राजस्व है उसका दोनों का अधिकार था। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ था, 1800 में लॉर्ड वेलेस अली के टाइम पे एक सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग पे वर्क किया गया और कलकत्ता पे फोर्ट विलियम कॉलेज खोला गया। ठीक है, जिसके तहत जो नियुक्ति थी, जो इलेक्शन ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो कोर्ट ऑफ बोर्ड था वो उसके अगेंस्ट था। 24 मेंबर का क्या हुआ था, होता था एक कोड, होता था कोर्ट ऑफ बोर्ड। तो उसने क्या किया, इसका अगेंस्ट किया। फिर क्या हुआ था, 1806 में हेलीब्रे में जो लंदन पे है, हेलीब्रे जो लंदन में है, उसमें ट्रेनिंग में सुधार किया गया। 1853 में चार्टर एक्ट के तहत सिविल अपॉइंटमेंट पे काम किया गया, जिसके तहत 1854 में क्या हुआ था, मैकाले ने सिविल अपॉइंटमेंट के लिए बात की। और 1855 में क्या हो गया था, 1855 में 1855 में पहला सिविल एग्ज़ाम हुआ डलहौजी के काल में। और ये 18 से 23 वर्ष के लिए लोगों का था, और लेकिन पहला लंदन में हुआ था, लेकिन उस समय भारतीयों को इस पर क्या था, पार्ट लेने की इजाज़त नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट है फिर 1864 में जब उनको परमिशन मिली इंडियंस को, तो सत्येंद्र नाथ जो थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर, वो पहले इंडियन पास सिविल सर्विस पास करने वाले व्यक्ति बने। सत्येंद्र नाथ टैगोर जो रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट जो 1874 था, 1874 में सत्येंद्र नाथ बनर्जी बर्खास्त हुए, जो एक सिविल सर्विस थे, उसको बर्खास्त कर दिया गया। 75 में आनंद मोहन बोस आए, जो इंडियन नेशनल एसोसिएशन मूवमेंट के हिस्सा बने, जिन्होंने सिविल सर्विस के लिए काम किया। फिर इसके बाद 1886 में एचिसन कमेटी आई, जो लॉर्ड डफरिन के काल में आई थी। उन्होंने कॉविनेंट को ख़त्म किया और जो 23 वर्ष थी उसको ख़त्म किया। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या हुआ था, 1912 में एक इस्लिंगटन कमीशन आया था, जो हार्डिंग द्वितीय के काल में आया था। उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम करवाया इंडिया में। ठीक है, उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कराया दिल्ली में, इंडिया में उन्होंने बात की। इसी के बाद 1922 में पहला जो एग्ज़ाम है वो दिल्ली में इलाहाबाद में हुआ था। अगर हमसे पूछा जाएगा तो पहला एग्ज़ाम जो था, वो पहला एग्ज़ाम कहाँ हुआ था, वो दिल्ली में, सॉरी, इलाहाबाद में हुआ था 1922 में। ठीक है, तो मॉन्टेग चेम्सफोर्ड एक्ट 1919 के तहत क्या हुआ था, 1924 में ली कमीशन आई, जिसको रॉयल कमीशन भी कहते हैं। उसके तहत 1 अक्टूबर 1924 को पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया। और इसके पहले चेयरमैन कौन थे? रॉस बारकर, जो 1926 से लेकर 1932 तक इसके क्या रहे, चेयरमैन रहे। ठीक है, नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत क्या हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के तहत क्या हुआ था, यह हुआ था सेंट्रल में 1 अप्रैल 1937 को फेडरल सर्विस कमीशन बनाया, सेंट्रल में फेडरल सर्विस कमीशन बनाया। और जो प्रोविंस था, यानी जो उस समय हमारे क्षेत्र हुआ करते थे, क्षेत्रों के लिए प्रोविंस पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट अब देखते हैं इसकी शुरुआत। तो क्या है, जो यूपीएससी है, यूपीएससी पार्ट 14 के तहत किसके अंतर्गत आता है? ये आता है 308। जो पार्ट 14 है वो पूरा सर्विस, जो ऑल इंडिया सर्विस है, उसके तहत अंतर्गत आता है। और 308 से लेकर 323 तक दिया हुआ है। और 315 आर्टिकल जो हमारा क्या है, मेन यूपीएससी के लिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो गया, न्यू दिल्ली, शाहजहाँ रोड, न्यू दिल्ली। इसके इमीडिएट चेयरमैन बनाए गए थे 26 जनवरी 1950 को एच के कृपलानी।
इमीडिएट जो उस समय तुरंत में बनाए गए थे 1950 में, 26 जनवरी 1950 में एच के कृपलानी। अभी कौन है? प्रदीप कुमार जोशी। और ये फेडरल सर्विस कमीशन के अंतर्गत यूपीएससी का गठन किया गया था। फिर उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल आफ्टर इंडिपेंडेंस जो सिविल सर्विस है उसको सशक्त कर दिया गया। और इसमें मेजर रोल किसने निभाया? इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाया, जिनको स्टील फ्रेम ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। जिनको क्या कहा जाता है? स्टील फ्रेम ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। ठीक है। फिर क्या हुआ था? 1976 में कोठारी कमीशन आया, जिसमें यूपीएससी 3 लेवल पे कंडक्ट हुआ, जैसा कि आप अभी जानते हैं। 1985 में क्या हुआ था? इसमें ऐसे पेपर जोड़ा गया जो सतीश चंद्रा के द्वारा जोड़ा गया था। 2004 में होटा कमीशन के द्वारा सीसेट इसमें जोड़ा गया। 2004 में होटा कमीशन के द्वारा सीसेट जोड़ा गया। 76 में क्या हुआ? कोठारी कमीशन से 3 टायर जोड़ा गया। 1985 में ऐसे पेपर जोड़ा गया जो सतीश चंद्रा के द्वारा जोड़ा गया। 2004 में इसमें सीसेट जोड़ा गया। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगर हम सर्विसेज की ऑल इंडिया सर्विस जो हमारा यूपीएससी है, सब पब्लिक सर्विस कमीशन, अगर उसको देखें तो हमने क्या बात की थी? 308 से लेके 323 तक है। 308 से लेके 323 तक है। किसका पार्ट है? पार्ट 14 का, है ना? पार्ट 14 का भाग है। तो पहले जो 308 से, इसको 2 भागों में अगर हम बांटें तो 308 से लेके 314 तक क्या है? सर्विसेज हैं। 315 से लेके 323 तक क्या है? ये है पीएससी। 308 से लेके 314 तक क्या है? सर्विसेज। और 315 से लेके 323 तक क्या है? पीएससी। ठीक है। इसमें इस सर्विसेज के सेक्शन में हमारे लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है 312 सर्विसेज के अंदर जो हमारा ऑल इंडिया सर्विस आता है इसका। ठीक है। तो इसमें पार्लियामेंट की, राज्यसभा की जो है, पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी के तहत राज्यसभा इसमें कानून बनाता है। ठीक है। राज्यसभा की अनुमति पर। तो पहले क्या था कि पहले जो हमारे इंडिया में 3 मेन सर्विसेज थी, IAS, IPS। ठीक है। 2 मेन थी, IAS, IPS। फिर बाद में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया 1 जुलाई 1966 को। 1 जुलाई 1966 को क्या जोड़ा गया? IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है। तो IAS कार्मिक होता है, IPS गृह वाला काम करता है, मतलब एग्जीक्यूटिव वर्क करता है। और जो IFS है वो इन्वायरमेंट, और जो हमारा इन्वायरमेंट है और हेल्थ से रिलेटेड कार्य करता है। 312 के सब क्लॉज 3 में क्या था? जो ऑल इंडिया जस्टिस सर्विस का, ऑल इंडिया जस्टिस सर्विस जो डिस्ट्रिक्ट जज के जो है एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 315। 315 के तहत क्या है? 315 के तहत इस एग्ज़ाम को, 315 के तहत इस एग्ज़ाम को, ठीक है। तो 315 में हम देख रहे थे कि यूनियन जो है यूपीएससी कंडक्ट कराएगा, जो स्टेट है वो स्टेट पीएससी करवाएगा, और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट है, इसको जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन कराते हैं। और ये कौन कराता है? ये एक कोई भी स्टेट इसको कंडक्ट कराता है। ठीक है। और गवर्नर रिक्वायर्ड के कारण जो है ये कौन कराता है? यूपीएससी। नेक्स्ट है यूनियन के लिए यूपीएससी। अगर हम 316 के तहत देखें तो 316 को अगर हम देखें तो इसको भी 3 भागों में देख सकते हैं हम। जैसे 316 1 के तहत क्या दिया है? अपॉइंटमेंट दिया है। 316 1 के तहत क्या दिया है? अपॉइंटमेंट दिया है। यूपीएससी, स्टेट पीएससी और जेपीएससी, जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके लिए, और यूपीएससी के लिए कौन अपॉइंटमेंट कर सकेगा? प्रेसिडेंट। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए गवर्नर। और हाफ ऑफ मेंबर्स जो है जिनको 10 साल का एक्सपीरियंस हो एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर 316 जो है 316 1A के को 15 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1963 के तहत जोड़ा गया है। 316 1A को
15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1963 के तहत जोड़ा गया है, जिसमें ये बताया है कि अगर यूपीएससी चाहे, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो यूपीएससी का कोई भी एक्टिंग चेयरमैन नियुक्त कर सकता है, और गवर्नर किसी स्टेट में कोई भी एक्टिंग चेयरमैन अपॉइंट कर सकता है। ठीक है। 316(2) के अंतर्गत क्या दिया है, इसका कार्यकाल दिया है यूपी, मतलब इसका टेन्योर दिया है। जो यूपीएससी है उसका 65 वर्ष है, सबका 6 वर्ष है, लेकिन यूपीएससी में 65 है, स्टेट पीएससी में क्या है 62 है, और जेपीएससी में क्या है, इसमें भी जॉइंट पीएससी में क्या है 62 है। इसका जो रिमूवल है, इसका रिमूवल कौन करेगा, प्रेसिडेंट और गवर्नर, यानी यूपीएससी में प्रेसिडेंट, स्टेट पीएससी में कौन, गवर्नर। ठीक है। 316 के तहत 316(3) के तहत क्या दिया है कि इसमें कोई भी रीअपॉइंटमेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा 317। ठीक है। 317 के तहत देखें तो 317(1) में क्या है, उसका रिमूवल दे रखा है। 317(1) में क्या दे रखा है, रिमूवल दे रखा है। जो सारे पीएससी में अपॉइंटमेंट जो भी चेयरमैन होंगे, मेंबर होंगे, इसका रिमूवल कौन कर सकेगा, वो प्रेसिडेंट कर सकेगा। आर्टिकल 145 के तहत कौन रिमूव कर सकेगा, प्रेसिडेंट कर सकेगा। वो भी जो अगर प्रूविंग मिसबिहेवियर काइंड ऑफ थिंग्स पे जो एसटी इसका इन्वेस्टिगेट करेगा, और उसके बाद इसको रिमूवल हो सकता है। ठीक है। फिर सस्पेंशन 317(2) के तहत दिया है, जिसमें यूपीएससी और जॉइंट पीएससी का प्रेसिडेंट करेगा, और स्टेट पीएससी का कौन करेगा, गवर्नर। पर लेकिन हम याद रखना कि जो रिमूवल है वो प्रेसिडेंट ही करेगा। बैंकरप्ट और अदर पेड जॉब की या मेंटली जो रीज़न है ये दिए हुए रिमूवल के। ठीक है। और 317(4) में क्या दे रहा है, उसके मिसबिहेवियर एग्रीमेंट विद कॉर्पोरेशन कंपनी इंटरेस्टिंग अदर कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मिसबिहेवियर के लिए कहाँ का है, 317 में क्या दिया, मिसबिहेवियर, प्रूविंग मिसबिहेवियर से दिया गया, और यहाँ पे एग्रीमेंट विद कॉर्पोरेशन कंपनी। ठीक है। तो 318 पे चलते हैं। आर्टिकल 318 में क्या दिया है, इसकी टर्म ऑफ सर्विस, मेंबर कितने मेंबर होने चाहिए और कितनी सैलरी होनी चाहिए, ये दिया है। ये संविधान में नहीं दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंबर सैलरी का जो है संविधान में मेंशन नहीं किया गया है। इसे जोड़ा गया है 1969 में। 1969 में सेक्शन 3 के तहत मैक्सिमम नंबर होंगे 10, और विदाउट चेयरमैन होंगे 10 मेंबर। ठीक है। और सैलरी कितनी है जो चेयरमैन की होगी, 2.5 लाख, और 2.25 लाख किसकी होगी, मेंबर की होगी। स्टेट पीएससी में भी गवर्नर रूल बना सकेगा, और यूपीएससी में क्या है, प्रेसिडेंट यूपीएससी मेंबर के लिए रूल बना सकेगा। ठीक है। नेक्स्ट है 319 के तहत हम देखें तो 319 के तहत क्या है, रीअपॉइंटमेंट है। 319 के तहत क्या है, रीअपॉइंटमेंट। जो यूपीएससी है उसमें चेयरमैन रीअपॉइंट नहीं हो सकेगा, और जो मेंबर है यूपीएससी स्टेट पीएससी के जो चेयरमैन हैं वो अपॉइंट हो सकेंगे, किसमें, यूपीएससी के लिए। ठीक है। अगर कोई यूपीएससी का चेयरमैन है तो उसका अपॉइंटमेंट फिर कहीं पे भी नहीं हो सकता। ठीक है। लेकिन जो मेंबर है, मेंबर यूपीएससी या स्टेट पीएससी का चेयरमैन के लिए अपॉइंट हो सकता है। जो चेयरमैन है अगर वो सिर्फ यूपीएससी के चेयरमैन के लिए अपॉइंट हो सकता है, या यूपीएससी के मेंबर के लिए अपॉइंट हो सकता है, या अदर स्टेट पीएससी के चेयरमैन के लिए या मेंबर के लिए अपॉइंट हो सकता है। स्टेट पीएससी में क्या है, स्टेट पीएससी में भी यही चीज़ है, चेयरमैन के लिए और मेंबर के लिए। जो मेंबर है वो मेंबर जो है वो सिर्फ बाद में यूपीएससी के चेयरमैन के लिए अपॉइंट हो सकता है, या यूपीएससी के मेंबर के लिए अपॉइंट हो सकता है, या अदर स्टेट पीएससी है उसके लिए, या फिर स्टेट पीएससी का जो है उसके चेयरमैन के लिए अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है 320 में देखें तो, अगर हम 320 में देखें तो 320(1) के तहत क्या है, जो यूपीएससी का अपॉइंटमेंट है वो कौन करेगा, प्रेसिडेंट। स्टेट पीएससी का जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करेगा, गवर्नर। 320(2) के तहत जो असिस्टेंट जॉइंट सर्विस फॉर स्टेट, वो भी कौन कर सकेगा, यूपीएससी जो है असिस्ट कर सकेगा जॉइंट सर्विस को फॉर स्टेट के लिए।
एडवाइस जो है, एडवाइस रूल्स जो है जो भी है कि रूल्स बना सकेगा सिविल सर्विस के लिए, एग्ज़ाम सिस्टम कर सकेगा और प्रमोशन और ट्रांसफर को देखेगा यूपीएससी। और ये किसको सजेस्ट करेगा, ये एडवाइस देगा प्रेसिडेंट को या गवर्नर को, ठीक है, रूल्स बनाने के लिए, एग्ज़ाम सिस्टम के लिए और प्रमोशन के लिए। और रूल जो है वो कहाँ बनेंगे, 14 पार्लियामेंट में या गवर्नमेंट जो 14 डेज़ के अंदर बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 321 के तहत क्या है, पावर टू एक्सटेंड फंक्शंस को जो इसमें पावर दे रखी है, जो यूपीएससी के लिए कानून कौन बना सकेगा, जो पावर होगी वो पार्लियामेंट के पास होगी, जो स्टेट पीएससी के लिए किसके पास होगी, लेजिस्लेशन के पास होगी। कि कोई भी कार्य को बढ़ाने के लिए किसके पास ताकत होगी, यूपीएससी के लिए पार्लियामेंट के पास होगी, और स्टेट पीएससी के लिए लेजिस्लेशन यानी विधायिका के पास होगी। अगर हम 322 में देखें तो इस 322 में क्या है, एक्सपेंशन है, जो भी एक्सपेंसेस है यानी जो भी खर्चा है वो यूपीएससी और स्टेट पीएससी का ये कंसोलिडेटेड फंड से आएगा यूपीएससी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 323 के तहत क्या है, रिपोर्ट है जो यूपीएससी प्रेसिडेंट को देगा, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट पे जिसको पेश करेगा, और स्टेट पीएससी गवर्नर को देगा जो लेजिस्लेचर में पेश करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने पूरा यूपीएससी देखा, हमने उसकी हिस्ट्री देखी, हमने उसका कंपोजिशन देखा। तो मेन पूरा आर्टिकल का खेल है और सिंपल है, सिर्फ कुछ चीज़ें देखनी, और सेम इसी के साथ ये जो हमारा स्टेट पीएससी है उसका भी सेम है, ठीक है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।